बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के अंदर मैं हर रोज 8वें विधानसभा क्षेत्र के किसी न किसी जनप्रतिनिधि को आपकी अदालत में उनके दावों के साथ लेकर आता हूं। उनके दावे कितने मजबूत होते हैं ये आप खुद देख लेते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि उनका दावा आपके पास पहुंचे, मजबूती से पहुंचे और उनके हाई कमान तक पहुंचे जिस पार्टी से वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, और आज जिस व्यक्ति को मैं लेके आ रहा हूं वो किशनगढ़ क्षेत्र से है और एक मजबूत दावेदार है। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत नहीं पाए, उसके बहुत सारे कारण रहे और वो क्या कारण रहे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। आप हैं डॉक्टर विकास चौधरी, किशनगढ़ से हमारे साथ आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत आप निश्चित रूप से हमारे लिए एक संपत्ति है हमारी इस कार्यक्रम की। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा, किन किन मुकामों और पड़ावों से होते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे? सर्वप्रथम तो आदरणीय भाई साहब, आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, और निश्चित तौर पे आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। राजनीतिक आप कैरियर की बात कर रहे हैं तो मैं एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर है, माता गृहिणी है जो कि अभी भी कृषि का कार्य करती है। मैंने ज्ञानशील एकता का पाठ पढ़ते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, और लंबे समय तक हमने छात्र राजनीति का कार्य करते हुए आम छात्रों के बीच रहे हैं। और 2011 में मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पहली बार एबीवीपी और एबीवीपी के पूरे पैनल के साथ विजेता होने का प्राप्त हुआ कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए ये मुझे सफलता हासिल हुई। उसके बाद मैंने 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी का किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा। पार्टी ने उस समय टिकट नहीं दिया। 2018 तक हमने सतत लोगों के बीच में कार्य करते हुए 2018 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। कुछ वोटों से हम रह गए, लेकिन उसके बाद लगातार हम जनता से आपसी संवाद में रहे, और मैं इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि 2018 से 23 के बीच में जनता का ऐसा सुख दुख नहीं रहा जहां विकास चौधरी उपस्थित नहीं रहा। इसलिए मेरा दावा मजबूत है। आपका दावा मजबूत है, आपके छात्र राजनीति बहुत अच्छी रही। क्या कारण रहे कि आपको चुनाव हारना पड़ा? क्योंकि हर दावेदार से जनता ये पूछना चाहती है कि आप फिर हमारी अदालत में आएँ, फिर हमारे बीच में आएँ, फिर कोई एक सपना लेकर आएँ या फिर एक कोई बात बोलने के लिए आए हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आप चुनाव हार गए? मुझे भाई साहब उस समय 2018 में सिटिंग एमएलए का टिकट काट के दिया था पार्टी ने, और जैसे ही मुझे टिकट मिला कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर इस्तीफा देने चले गए थे। 25 साल से उस समय एक ही कास्ट की वहाँ सीट थी, तो उसके खिलाफ भी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी मेरे प्रतिद्वंदी ने बना दी थी। एक अलग तरीके का नारा वहाँ चला दिया था, और शहर वर्सेस ग्रामीण का एक चुनाव जो बाईपोल एमपी का था उसकी वजह से वो चालू रहा, और एक समीकरण अलग तरीका का चला गया। हम एक ही कास्ट के 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो कुछ वोट जो हमारे प्रतिद्वंदी हमसे जीते हैं उनसे कम रहे। और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के कैंडिडेट को 7% ही वोट मिले। उनका जो मूल वोट था वो स्विंग होके उधर चला गया, और हमारा भी थोड़ा शहरी वोट किसक के निर्दलीय के पास चला गया। लेकिन 2018 से 23 के बीच में उनके कार्यकाल को देखते हुए जनता ने ये मन बना लिया कि जो काट की हांडी 2018 में चढ़ गई थी वो इस बार बिल्कुल भी जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मैं आपके मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं भाई साहब, जब कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियां इस देश में थी, हमारे शहर में थी, तब माननीय जो हमारे यहाँ जीते हुए विधायक थे वो जैसलमेर जैसी होटलों में आराम से गाने गा रहे थे। जनता को उस हाल पे छोड़ दिया, उनको संभालने वाला नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आदेश से आम जन तक हर सुविधा, मेडिकल सुविधा हो, चाहे वहाँ खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो या किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से लड़ने की जो क्षमता कार्यकर्ताओं ने दिखाई, उस समय एक किशनगढ़ अपने आप को अभागा महसूस किया कि जिस जनप्रतिनिधि को बड़ी आस से हमने चुना है वो हमारे बीच में नहीं है। और भाई साहब, एक राजस्थान में एक कुप्रथा लंबे समय से चली थी, उसको नाता कुप्रथा बोलते हैं, और जो विधायक ने नाता कुप्रथा का प्रचलन यहाँ चलाया है कि जहाँ माल मिला वहाँ भाग जाना, जहाँ मिला। और राजनीति में मैं ये अति आवश्यक मानता हूँ कि राजनीति में आप दल बदल यदि रहोगे तो आपकी वैल्यू सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में रहेगी नहीं। तो दल बदलू का कार्य
माननीय विधायक ने किशनगढ़ के साथ किया है, बड़ा कुठाराघात किया है। नहीं, लेकिन विकास जी आपकी ये बात गलत है कि उन्होंने दल बदला, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और अब आज भी वो ना किसी भारतीय जनता पार्टी में, ना वो कांग्रेस में, ना किसी और दल में, दल तो नहीं है, अब तो निर्दलीय हैं। और मुझे लग भी नहीं रहा कि इस बार उनको कोई भाजपा टिकट देगी या कांग्रेस टिकट देगी, वो फिर निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है? जी भाई साहब, दल बदल कानून के तहत आप किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके एसोसिएट सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। जिस आशा के साथ सिटी का जो मूल वोट था, उनको लगा कि ये हमारी विचारधारा का आदमी है, तो उस विचारधारा के साथ वोट देते ही, और जिस दिन ये चुनाव जीते हैं उसी दिन अशोक गहलोत के पाले में जाके बैठ गए। लोगों को लगा कि हमने जिस विचारधारा के तहत वोट दिया वो तो यहाँ से भाग गए। फिर जब देश में 370 धारा हट रही थी, उसका विरोध करने पहुंच गई, सीए एनआरसी जैसे बिल का विरोध करने पहुंच गए, तब लोगों को लगा कि हमने इस किशनगढ़ में एक सांप पाल लिया। और देश की बात, जिस विचारधारा को ये समर्थन दे रहे हैं, ये कर नहीं रहे। आपकी चैनल से मैंने उनको अभी देखा था जी, मेरे इस इंटरव्यू के से पहले, वो कह रहे हैं कि हमने 1600 करोड़ का कार्य किशनगढ़ में कर दिया। तो आपके पास में हमारे विधानसभा क्षेत्र केकड़ी हैं, वो कह रहे हैं हमने 3,500 करोड़ का कर दिया। उसी में भी वो 500 करोड़ तो एक पीपीपी मोड की रोड बन रही है, जो अराई से लगा के मालपुरा और अराई से लगा के सरवाड़ बन रही है, वो शायद 200-225 करोड़ की रोड है, उसको भी अपना श्रेय ले रहे हैं, जो कि 2013 में वो वसुंधरा जी की टाइम पास हो गई। और पीपीपी मोड का मतलब होता है प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप, तो वो तो इनको श्रेय जाता ही नहीं है उसका, क्योंकि वो टोल रोड है। दूसरी बात मैं भाई साहब आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे पहले कुछ भी नहीं हुआ किशनगढ़ में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किशनगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं बना मोदी जी के राज में? क्या किशनगढ़ में नया बस स्टैंड नहीं बना? क्या किशनगढ़ का जो मुख्य मार्ग की ये बात कर रहे हैं, वो 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राज में 4 लाइन बना, उसके बाद में 2016 और 17 में उसका टेंडर हो गया। अभी तो इन्होंने केवल नवीनीकरण का काम किया, कोई नया प्रोजेक्ट तो वो है नहीं। तीसरी बात मैं भाई साहब कहता हूँ, हमारे यहाँ 2 पेनोरमा भारतीय जनता पार्टी के राज में दिए थे, जो एक नागरीदास पेनोरमा है और एक हमारे निम्बार्क पीठ सलेमबाद में दिया था। भाई साहब, जो नागरीदास पेनोरमा उसकी मूर्तियां टूट गई, उन पे एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। आज उसकी रखरखाव ये नहीं कर सकते हैं, ये विकास के दावे कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो भाई साहब, अराई का कॉलेज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में दिया गया, वहाँ एसडीएम ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के राज में दिया गया। 41 ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत ही पता नहीं है, वो बता रहे हैं 42 ग्राम पंचायत है, हमारे 41 ग्राम पंचायत है, और 41 की 41 ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ, जिसका अब इस सरकार ने नाम चेंज कर दिया, विकास पथ कर दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई। विकास के कार्यों की कमी नहीं हुई, और 2013 से 18 के बीच में 1850 करोड़ के काम किशनगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार में कार्य हुए। तो किस प्रकार के ये दावे कर रहे हैं वो आपके सामने है। और भाई साहब, मैं पहली बार ऐसा एमएलए देख रहा हूँ जिसपे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप पूछते हैं उनसे कि किस कारण से मुकदमा दर्ज हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हमारी गहलोत जी से मुलाकात हो गई, गहलोत जी ने हमारे को वापस आशीर्वाद दे दिया। उन्हीं विधायक पर अभी 15 दिन पहले एक 302 का मुकदमा दर्ज होता है, उनके नज़दीकी आदमी पे मुकदमा दर्ज होता है। और आप ही चैनल पे वो कह रहे थे कि वो मेरे पास आते तो मैं उनको उसी आदमी से 2-5 लाख रुपए दिला देते। आप इसी मंच पे उन्होंने बोला, आप वापस उनकी रिकॉर्डिंग देखना, क्या एक दलित महिला की मौत की कीमत 2-5 लाख रुपए है? क्या उसने जीवन भर अपने 50 लाख रुपए का जो प्लॉट कमाया है इन लोगों ने छीन लिया? और मैं तो इस दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि उनके ऑफिस में वो आकी गई है, और ऑफिस में इन्होंने लताड़ के उसको भेजा, और उनके ऑफिस के सामने ही रेलवे स्टेशन आता है, वहां उसने बेचारी को उसको संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिलती है रेलवे ट्रैक पे। तो ये बड़ी एक विधायक के खिलाफ नामजद यदि किसी में मुकदमा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 3 दिन तक वो लाश पे लोग राजनीति कर रहे थे। आज आप भाई साहब इस मंच के माध्यम से, कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माँ की लाश को 3 दिन लेके हॉस्पिटल में बैठा रहे? बड़ी विडंबना है इस तरीके की वो बातें करते हैं। हाँ, वो उनमें एक बात खासियत है कि वो एक झूठ को बड़े अच्छे तरीके से वो पेश करने में माहिर है, जिसका परिणाम 2018 में जनता उसका भुगत रही है। 2018 में जो परिणाम भुगते जनता ने वो तो देख लिए। इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप क्या अपने कोई नया एजेंडा लेके जाने वाले हैं जनता के बीच में, या उनकी नाकामियों को सामने रखकर वोट मांगेंगे? पिछले विधायक ने क्या नहीं किया, कैसा किया, क्या नहीं किया, कितना सच था, कितना गलत था, इस बात से टिकट मांगेंगे दावेदारी, या आप अपना विकास की कुछ ठोस कार्यक्रम लेके जनता में जाएंगे?
इस पूरे विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नाम बड़ा ऊंचा किया है। आप ही के सामने कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर और दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया, तो एक बड़ी सफलता मोदी जी ने दिलाई है। और निश्चित तौर पर अभी कल ही ये सूर्य जो आदित्य L1 है उसने भी सफलता से लैंडिंग किए। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की योजनाएं मैं आपको भाई साहब इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किशनगढ़ में अनेकों सड़कों का कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर आदमी का खाता खुला। आज रसोई में जिस प्रकार से हम सिलेंडर की बात करें, अभी मोदी जी ने 200 रुपये सिलेंडर का हर परिवार के लिए कम किया। तो उन्हीं योजनाओं को लेके, केंद्र की योजनाओं को लेके और इस सरकार की नाकामियां मैं भाई साहब इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। 2018 से 23 के बीच में जी इस किशनगढ़ में इतना अपराध बढ़ा है और नशे का कारोबार, जो कि माननीय विधायक उस नशे के कारोबार से इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो उनका पुश्तैनी कार्य है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन जिस वो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा नौजवानों को विचलित करने वाला है। आज इस किशनगढ़ में नशे की इतनी खेप है और जिस प्रकार से यहाँ हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े यहाँ बंदूक चल रही है, दिन दहाड़े किसी व्यापारी का बैग लेके यहाँ अपराधी भाग रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही सबसे पहले अपराध पे लगाम लगाया जाएगा। और इस राजस्थान में जो अपराध बढ़ा है उसमें किशनगढ़ किसी से छाने नहीं है। और जिस प्रकार से मैं अभी आपके मंच से ही उनका इंटरव्यू जो देख रहा था, उसमें हर जगह मैं, मेरी जनता, मेरा भगवान, मेरे श्रीनाथ जी, उनका जो एटीट्यूड मुझे लगा, उससे मुझे रामायण का एक किरदार जो साउथ से आता था, वो किरदार बड़ा चरितार्थ उनकी मुझे होता नज़र आ रहा था। और मैं मानता हूँ आदरणीय चतुर्वेदी जी की राजनीति में मैं किसी का टिका नहीं, हम नौजवान हैं, हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस किशनगढ़ का भला करने हैं। कि आज मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें पूछना चाहता हूं कि युवाओं के लिए आपने क्या किया है, महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है, स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या किया है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है। आज 2018 से 23 के बीच में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 6 थाने आते हैं, उनमें कितनी हत्याएं हुई है, कितने अपहरण हुए हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, उसकी सूची आप निकालेंगे तो बड़ा अचंभा होता है कि इस किशनगढ़ जो व्यापारिक नगरी है उसमें शिक्षा और सुरक्षा का स्तर इन्होंने कितना गिरा दिया है। तो आप जब सत्ता में आएंगे, इसमें एक थोड़ा सा पेच है, उस पेच से भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे अजमेर के 2 विधायक, एक अखबार के अंदर उनकी खबर आई थी, हम क्या करें, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ सरकार नहीं है, इसलिए हम हमारे साथ हुआ, हम ना हमारी अधिकारियों पे चलती है, ना हमारे कहने से ये होता है। बाय द वे, अगर सरकार आए, इंशाल्लाह ईश्वर करे कि आपकी सरकार आए और आप विधायक बनकर विधानसभा में पहुँचे, ये मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। लेकिन अगर इनकेस आप विधायक बन जाते हैं और सरकार वापस आपकी नहीं आ पाती है, ऐसे में आप अपने आप को जब असहाय महसूस करेंगे, जो सपना आप जनता के बीच में जिन सपनों को लेकर जा रहे हैं, जिन दावों को लेकर जा रहे हैं, वो जब दावे पूरे नहीं होंगे तो आपकी मनस्थिति क्या हो जाएगी, उस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी भाई साहब, जो ये आपने दावा किया है, मैं उस दावे को यहाँ खारिज करता हूँ, क्योंकि बड़े अंतर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें आम जनता को किसी प्रकार का संशय नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों को कहा कि आपका सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, आज 19,000 किसानों की ज़मीनों को कुर्की इस अशोक गहलोत सरकार ने की है। हम नौजवान को ये कहा गया कि आपको बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये देंगे, आज बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है। 16 पेपर लीक करके जो किसान का बेटा, जो नौजवान यहाँ पढ़ने के लिए आता है और वो जाके बाहर देखता है कि अपना पेपर लीक हुआ है, तो उस पर क्या बीतती है चतुर्वेदी जी, आप और हमसे छिपी नहीं हुई है। तो उस सरकार पे इस आम जन का बड़ा ही रोष है। और आपने अभी दरियावाद की घटना देखी होगी, किस प्रकार से महिला सुरक्षा की ये सरकार बात कर रही है, और महिलाओं की सुरक्षा बड़ी दूर की बात है। इस राजस्थान में रोज 17 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो ये राजस्थान बड़ा त्राहिमाम इसमें मच रही है। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार, चाहे भैरव सिंह जी की हो या वसुंधरा जी का 2003 से 8 का कार्यकाल हो, चाहे 13 से 18 का कार्यकाल हो, इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकालकर उन्होंने गांव, गरीब, नौजवान की सेवा की है। और निश्चित रूप से ये आम जनता टकटकी लगा के देख रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी का राज आए और इस प्रदेश में सुशासन हो और भ्रष्टाचार रूपी, जंगल राज रूपी इस कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य आम जनता करे। वो तैयारी में बैठे हैं, कब चुनाव हो। तो चुनाव होंगे
और आपको ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी। मोदी सरकार की जो नीतियां थीं वो इस राजस्थान में, ख़ास तौर से किशनगढ़ में लागू होंगी। आपने जिस तरीके से अपनी बात का दावा पेश किया, उस दावे के अलावा क्या कोई मजबूत चीज़ आप सोचते हैं जो आपको चुनाव जिताने में मदद करे? आप अपने दावे में उसको जोड़ें। जी, मेरा सबसे मजबूत दावा है कि जिस प्रकार से 2013 से 18 से 23 के बीच में मैंने जनता के बीच रह के कार्य किया है। 18 में भी हमने 65,000 से अधिक मत लेके हमने दूसरे स्थान पर रहे, क्योंकि कांग्रेस को कम वोट मिलने से एक समीकरण थोड़ा बिगड़ गया था। तो 2018 से 23 के बीच में लोगों ने जो मुझे देखा है, मुझे समझा है, मेरी विचारधारा को समझा है कि ये व्यक्ति उस विचारधारा से आता है जो कहता है कि हम व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश है, और राष्ट्र प्रथम का जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय को लेकर हम काम करने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से इस विधायक ने तुष्टिकरण की नीति से, जिस प्रकार से यहाँ एक समुदाय विशेष के कुछ मस्जिदों का निर्माण ये करवा रहे हैं, जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति से आज मैं एक एनआईए का एक केस में ऐसा स्पेशल केस बताता हूँ जो हॉस्पिटल में हुआ है। यूँ तो हमारा हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी स्थिति आप देखेंगे तो बड़ा आपको भी तरस आएगा। उस हॉस्पिटल में एक जो मोटरसाइकिल स्टैंड का जो टेंडर चलाता है, उसको एनआईए ने इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में वांछित था। इस प्रकार की गतिविधियां यदि किशनगढ़ जैसी शांतिप्रिय व्यापारिक नगरी में होगी तो बड़ा ठगा हुआ व्यापारी अपने आप को महसूस कर रहा है। पहले कई भ्रांतियां 18 में उन्होंने फैला दी थी, लेकिन अब किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं चलेगी। हिंदुओं को तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, जाति में बांटने का, तुष्टिकरण का, जो कि कांग्रेस की नीति रही है, उस नीति के अनुसार वो काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल उन्होंने एक एसोसिएट सदस्य के रूप में कांग्रेस का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस की हवा लगी हुई है, उन्होंने कांग्रेस का खाना खा लिया है। तो उस प्रकार की हवा यहाँ रही है। और जो वो दावा कर रहे थे कि मैंने अशोक गहलोत का समर्थन किया कि मैं विकास कार्य करा सकूं, तो ऐसा कोई विकास कार्य किशनगढ़ में हुआ नहीं। 210 गांवों की सड़कों की जो भौतिक सुविधाएं, जल, बिजली और आपके लाइट, इस प्रकार का शिक्षा का स्तर बड़ा गिरा है। और त्राहिमाम जनता है, और इनका जो अहंकार है उसको जल्दी जनता तोड़ने का काम करेगी। और जनता ये कह रही है, जनता उनको कह रही है कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, अगर है यही बात तो मुकाबला फिर से हो जाए। मुकाबला फिर से हो जाएगा। आखिरी सवाल मैं विकास जी आपसे पूछना चाहूँगा, और मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि यदि बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है, यदि बीजेपी किसी और को टिकट दे देती है, यदि बीजेपी सुरेश टांक को ही बीजेपी सीट टिकट दे देती है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? निश्चित तौर पर ये सवाल अंतिम में आया, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आएगा सवाल। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरी पैदाइश ही विद्यार्थी परिषद जैसे एक मूल संगठन से हुई है। मैं संघ की विचारधारा और एक स्वयंसेवक के रूप में लगातार कार्य कर रहा हूँ। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, आदरणीय चतुर्वेदी जी 2018 में मुझे राजस्थान में 200 विधानसभा में सबसे कम एज का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो मुझे एक मास्टर के बेटे के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं चुनाव जरूर मैं कुछ अंतर से रह गया, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके तन मन धन से साथ रहूँगा। मेरी विचारधारा ये नहीं है कि मैंने दोनों पार्टियों को किशनगढ़ में ख़त्म कर दिया, मेरा जैसा कोई नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी देती है, तो ऐसी विचारधारा हमारी रही नहीं है। हमें राष्ट्र धर्म को निभाने का ध्येय हमारा है। कैसे हमारा भारत इस पूरे विश्व पटल पर वापस विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम मोदी जी के सारथी बनके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी हमारे को आदेश मिलेगा, उस आदेश को एक कार्यकर्ता की भांति बड़ी बखूबी से निभाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये हैं आपके दावेदार डॉक्टर विकास चौधरी, जिन्होंने बहुत मजबूती से अपने दावे पेश किए। बड़े निर्भीक होकर उन्होंने अपने सामने वाले नेता के ऊपर वार किए, और उन वारों का नतीजा है कि आपसे जब मैंने आखिरी सवाल पूछा, जो बड़ा पेचीदा सवाल था, उस सवाल का उत्तर शायद हर कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी देर से जिस के विरोध में अपने विचार व्यक्त किए जा रहे थे, उससे विड्रॉल होना और एकदम से पार्टी का कार्यकर्ता बन जाना, पार्टी के लिए खड़े हो जाना, वकील बन जाना, वकील और तन मन धन से अपनी पार्टी के साथ खड़े होने का दावा, निश्चित रूप से आप ही हकदार हैं भारतीय जनता पार्टी के
और आपको टिकट मिले, ऐसी मेरी कामना है कि आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीतें। आपके जो दावे जनता हैं मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं और यही दावे मैं हाईकमान तक भी पहुंचा रहा हूं और मोदी तक ये दावा जाएगा और आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीत के आएँ और अगली बार फिर यहीं आएँ तो विधायक के रूप में मेरे साथ बात करें। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, धन्यवाद।